राम राम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्यूल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के भूगोल के बारे में, यानी कि इंडियन जियोग्राफी। और सबसे पहले, क्योंकि हमारा भारत है कृषि प्रधान देश, तो हम पढ़ेंगे आज भारत की मिट्टी के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, मृदा के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके अध्ययन से। तो मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, हम हमेशा टॉपिक करते हैं तो उसका पहला पॉइंट यही होता है कि उसकी स्टडी यानी कि उसके ज्ञान को क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है पेडोलॉजी, या फिर आप शुद्ध हिंदी में बात की जाए तो इसे कहते हैं मृदा विज्ञान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेडोलॉजी भी लिखा आ सकता है या फिर मृदा विज्ञान भी आ सकता है, और मृदा मिट्टी को ही कहा जाता है। देखो, दो कुछ ऐसे रूल्स हैं जो मिट्टी के लिए बने हैं। किस तरीके से, देखिए, जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं कि देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में गठन किया गया कौन सी बोर्ड का, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। देखिए, मृदा अपरदन होता है सॉइल इरोजन, यानी कि जब उपजाऊ मिट्टी, क्योंकि जो टॉप मोस्ट लेयर, जो सबसे ऊपरी परत होती है, वो सबसे उपजाऊ होती है, उसमें ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक होती है। जब वो हवा और पानी के साथ उड़ के चली जाती है तो क्या होता है कि जो पेड़ों को उपजाऊ शक्ति है वो कम हो रही है, मतलब कि जड़ खत्म होती जा रही है धीरे धीरे, उसे मृदा अपरदन कहा गया, जिसे हम इंग्लिश में सॉइल इरोजन कहते हैं। अब उससे बहुत सारे दुष्परिणाम है कि दुष्परिणाम आप जानते हैं कि जड़ों में पकड़ नहीं बनेगी, और जो इतना भी आपकी उपजाऊ शक्ति कम होती जाएगी तो पेड़ों की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। तो उसको रोकने के लिए, उसको रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए सेंट्रल की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक बोर्ड तैयार किया गया। तो आपको इसका नाम मालूम होना चाहिए, साथ ही साथ कौन से सन में इसका गठन किया वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तीसरा आते हैं कि मरुस्थल की समस्या। मरुस्थल यानी कि जिसे हम एरिड जोन बोलते हैं, एरिड जोन जहां पे सूखा अधिक पड़ता है, यानी उसमें मिट्टी में पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है। समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में, देखिए जोधपुर राजस्थान का एक हिस्सा है, जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि काजरी, आप गाजरी से काजरी याद कर सकते हैं तो आसानी से हो जाएगा, काजरी की स्थापना हुई। तो ये इंस्टीट्यूट है जो इसकी समस्याओं का अध्ययन करेगा कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी सिचुएशंस है जो फेस करनी पड़ती है एरिड जोन में। तो चलिए अब पढ़ते हैं टाइप्स, यानी कि अलग अलग प्रकार की मिट्टियां। तो वन बाय वन शुरुआत करें। सबसे पहले आ रही है आपकी जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए बनती किस तरीके से। तो ये जो मिट्टी है ये नदियों द्वारा लाई गई, आपके आगे पिक्चर आ रही है, आप देख पा रहे हैं इसको कि किस तरीके की मिट्टी दिखाई देती है। ये नदियों द्वारा बह के लाई हुई मिट्टी है, फिर वो डिपोजिट हो जाती है एक जगह पर, और वो लेयर पे लेयर जमती जाती है, जमती जाती है, वो किसका रूप ले लेती है, जलोढ़ मिट्टी का। तो चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं, खनिज। खनिज यानी इसमें कौन से मिनरल्स की मात्रा सबसे अधिक है, यानी जो इसके उपजाऊपन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो पोटाश है आपका जो सबसे अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस में ह्यूमस की मात्रा इसमें कम होती है, कमी होती है। तो करना क्या पड़ता है हमें, इसके लिए अलग से आपको मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का, यानी खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि बात की जाए भारत की, तो भारत के क्षेत्रफल का 43% यानी 43% भाग में आपको ये जो कि एलुवियल है, जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप देखिए सबसे अधिक उपजाऊ ये भी यही है, सबसे अधिक उपजाऊ, यानी कि जो पोटाश इसमें है वो क्या कर रहा है, पौधों की ग्रोथ में मदद कर रहा है। आप जो भी एक्सटर्नली आप फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, उसके अलावा मान लीजिए वो नहीं भी डालते तो भी इसमें अपनी एक एबिलिटी होती है कि बहुत अच्छी सी पौधों की और फसलों की ग्रोथ करता है। बात करते हैं फसलों की कि कौन कौन सी फसल एलुवियल में सबसे अधिक उगाई जाती है। तो धान, जो कि आप चावल कहते हैं, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन इत्यादि फसलें क्या है इसमें उगाई जाती हैं। अब आते हैं प्रकार की। अगर जलोढ़ मिट्टी के प्रकार की बात की जाए तो ये दो तरीके की है, एक है बांगर और एक है खादर। ये दो तरीके की है, बांगर और खादर। जो बांगर है इसे हम बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और जो खादर है इसे हम बोलते हैं नई जलोढ़ मिट्टी। तो ये दो तरीके के प्रकार है इनके जलोढ़ मिट्टी के। आगे देखिए ये कौन से क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है, तो यह है पंजाब से पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, नर्मदा और तापी की घाटियों में आपको ये मिट्टी देखने को मिलती है। तो आगे आते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप पे, जो कि है लेटेराइट सॉयल। देखिए लेटेराइट सॉयल की बात की जाए तो इसका निर्माण कैसे होता है, ये तैयार कैसे होती है। तो मानसूनी जलवायु के बदलाव से तैयार मृदा, यानी कि मानसूनी जलवायु क्या होती है, देखिए आप पिक्चर देख पाएंगे अभी आपके सामने आ रही है लेटेराइट सॉयल की।
मानसूनी यानी कि जैसे आप देखते हैं मानसून आता है तो क्या बारिशें होती हैं तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है क्योंकि उसको अमृत के समान वर्षा का पानी मिलता है। लेकिन होता क्या है, ये धीरे धीरे जैसे सूखती है, बार मानसून चला गया अब ये सूखनी शुरू हो जाती है। तो सूखना, बार बार गीला होना, बार बार सूखना, इसमें त्रेड़ आती है, ये टूटनी, ब्रेक डाउन, वेदरिंग जैसे आपने पढ़ा चट्टानों का टूटना, वो हो जाता है। तो इस तरीके से इसका निर्माण होता है किसका, लैटेराइट का। तो मृदा इस तरीके से तैयार होती है। आप पढ़ते हैं इसके खनिजों के बारे में। तो देखिए खनिज, आयरन और सिलिका इसमें सबसे अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। आयरन और सिलिका की मात्रा, आयरन यानी Fe और सिलिका यानी Si, इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है और इसको भी अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। तो जो आपकी लैटेराइट है वो 3 वर्गों में बांटी गई है। देखिए कौन कौन सी है। 3 में सबसे पहली आती है कि जो गहरी लाल मिट्टी होगी, गहरी लाल लैटेराइट, और इसका गहरा जो लाल रंग होगा वो किसकी वजह से होगा, लौह ऑक्साइड या फिर ये कह सकते हैं पोटाश की वजह से। पोटाश आपका पोटेशियम मिनरल होता है और जो लौह ऑक्साइड है वो आयरन की ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड होती है। तो इनकी मदद से या इनकी वजह की, इनकी आप ये कहेंगे इनकी प्रेजेंस की वजह से जो इसका रंग है वो गहरा लाल होता है। तो दूसरी देखिए सफेद रंग की लैटेराइट। देखिए सफेद लैटेराइट जो है वो कम उर्वरता वाली, यानी कि उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो एज कम्पेयर टू लाल वाली काफी कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि इसमें क्लोरीन की मात्रा होती है। क्लोरीन प्रेजेंट होने की वजह से इसका रंग सफेद होता है। तीसरा जो आपका वर्ग में विभाजित है वो है भूमिगत। भूमिगत यानी धरती से जुड़ी हुई, और ये क्या है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। आगे आती है कौन कौन सी फसल इसमें उगाई जाती है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होता है कि कौन कौन सी फसलें हैं इसमें। तो चाय, इलायची एवं काजू की खेती की जाती है किसमें, लैटेराइट सॉइल में। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि चाय, इलायची और काजू की तो स्पेशल है, और काजू की जो सबसे अधिक खेती होती है वो कहाँ होती है, वियतनाम में होती है। तो आप आगे देखते हैं बची हुई दूसरी टाइप्स के बारे में। देखिए तीसरी टाइप क्या है, तीसरी टाइप है काली मिट्टी, जिसे हम ब्लैक सॉइल कहते हैं, लेकिन इसको प्रश्न में पूछा जाता है इसका दूसरा नाम जो कि है रेगुर। रेगुर मिट्टी से किसको जाना जाता है, काली मिट्टी को जाना जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं काली मिट्टी के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि इसकी निर्माण कैसे होता है। तो जो बसाल्ट रॉक्स होती हैं, बसाल्ट रॉक्स की ब्रेकडाउन यानी वेदरिंग, उसके टूटने की वजह से जब वो चट्टानें टूटती हैं तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। आगे देखते हैं कि खनिज, इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं किसमें, काली मिट्टी में। अब इतने सारे खनिजों का होना किसके लिए बेनिफिशियल है वो भी आपको बताया जाएगा। पहले आगे आते हैं इसके रंग पे कि काला रंग किस वजह से है इस मिट्टी का। टिटैनीफेरस मैग्नेटाइट, ये एक केमिकल का नेम है, याद रखेंगे, टिटैनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश, जीवांश यानी कि जो ह्यूमस प्रेजेंट होती है, जीवों के अंश जिसे हम कहते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल से जो तैयार होता है डिकम्पोस्ट, उसे हम क्या कहते हैं, जीवांश कहते हैं। तो टिटैनीफेरस मैग्नेटाइट और ह्यूमस के प्रेजेंस की वजह से इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, काला होता है। आगे देखिए फसल, कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। तो अगर बात हो रही है काली मिट्टी की तो सबसे मुख्य फसल होती है कपास, ठीक है। तो कपास इसकी मुख्य फसल है। कपास की क्या है, उर्वरता बढ़ाती है ये, उस फसल को, मतलब मिट्टी में उर्वरता बढ़ती है, उस फसल की जो ग्रोथ है वो बड़े रैपिडली होती है। तो कपास, और साथ साथ इसकी कुछ फसलें ऐसी भी हैं, कपास तो मुख्य होगी, गेहूं, ज्वार, बाजरा इत्यादि भी इसमें उगाई जाती है। अब जानते हैं ये किस क्षेत्र में फैली हुई है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में, दक्षिणी उड़ीसा में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और रामनाथपुरम तक फैली हुई है। देखिए ये पूरे क्षेत्र में नहीं है, इसके अलावा भी और भी मिट्टी है जो इन एरिया में फैली हुई है। तो कुछ कुछ हिस्से हैं, जैसे दक्षिणी हो गया, पश्चिमी हो गया, उत्तरी पश्चिमी हो गया। तो आपको बस ये मालूम होना चाहिए कि अगर पूछा जा रहा है तो इन राज्यों में भी वो स्थित रहती है, यानी मिट्टी वहां पाई जाती है। आखिरी जो टाइप है वो हमारी लाल मिट्टी है, जिसे हम बोलते हैं रेड सॉइल। तो रेड सॉइल के बारे में जानते हैं, ये पुरानी रवेदार, जिसे हम क्रिस्टलाइन रॉक्स बोलते हैं, और साथ साथ कायांत्रिक यानी कि मेटामॉर्फिक शेल्स। अब देखिए मेटामॉर्फिक को कायांत्रित इसलिए बोला गया है क्योंकि ये इग्नियस और सेडिमेंट्री, इन दोनों रॉक्स का जब समय के साथ टेम्परेचर और बहुत ज्यादा हाई प्रेशर के दौरान बदलाव होता रहता है इनमें, तो जिसकी फॉर्मेशन होती है, जो तैयार होती है, वो होती है मेटामॉर्फिक या फिर जिसे आप कायांत्रित शैल कहते हैं। इनके टूटने से क्या बनती है, लाल मिट्टी बनती है। अब आते हैं इसमें खनिज कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए सिलिका और आयरन,
सिलिका और आयरन की वजह से क्या है, लाल मिट्टी में उपजाऊ शक्ति बढ़ी रहती है। आगे इसका रंग जो है वो लौह ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल होता है। लेकिन कुछ क्षेत्रों की बात करें तो आपको ये मिट्टी पीली दिखाई देती है। तो पीला रंग किसकी वजह से होता है, जल योजित की वजह से। अब जल योजित क्या होता है, यानी कि हाइड्रेटेड फॉर्म। जब इस मिट्टी में पानी की मात्रा प्रेजेंट होती है तो ये आपको लाल नहीं पीली दिखाई देती है। ठीक है, तो लाल मिट्टी पीली भी नजर आती है जब उसमें पानी की मात्रा हो, जल योजित हो। आगे आती है अम्लीय यानी कि एसिडिक। ये मिट्टी एसिडिक क्यों होती है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रेजेंट होने की वजह से इसमें यहाँ पे उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से ये मिट्टी एसिडिक इन नेचर यानी अम्लीय होती है। फिर आते हैं किस खनिज की इसमें कमी होती है, इसमें ह्यूमस की कमी होती है यानी कि जीवांश की। अब जीवांश ही नहीं होगा, ह्यूमस नहीं होगा तो मिट्टी की उर्वरता यानी कि उपजाऊ शक्ति, फर्टिलिटी कम होगी, और फर्टिलिटी कम होगी तो कई इलाकों में ये मिट्टी बंजर यानी कि ऐसी जहां पर आप वेजिटेशन, जहां पे आप फसल नहीं उगा पाते, ऐसी मिट्टी आपको देखने को मिलती है। अब आपको अगर मान लीजिए कि इसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना है, क्योंकि देखो जिस क्षेत्रों में फैली हुई है ये वहां पे भी तो फसल उगानी पड़ेगी, तो चूना मिलाकर इसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ा सकते हैं ताकि आपकी फसल बड़े अच्छे से क्या हो सके, ग्रो हो सके। अब देखिए कौन कौन सी फसलें, जैसे गेहूं हो गई, दाल, मोटे अनाज, फिर कपास भी उगाई जाती है इसमें। तो आप ध्यान रखेंगे कि लाल मिट्टी में कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो उगाई जाती है। आप एक मोस्ट कॉमन चीज देखेंगे कि आपको हर टाइप की सॉइल में गेहूं दिख रहा है, यानी गेहूं जो हमारा मुख्य अनाज है होने वाले, यानी कि हर टाइप की मिट्टी में, हर प्रकार की मिट्टी में उगने वाली फसल है। देखिए क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्रों में फैली हुई है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छोटा नागपुर, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। सबसे अधिक क्षेत्रों में फैली हुई मिट्टी कौन सी है, लाल मिट्टी है। तो अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें।